हेलो स्टूडेंट्स, तो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। ठीक है बेटा। और एचपीएससी बोर्ड के कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस पे और आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है गॉस थ्योरम, और उस पर आने वाली एप्लीकेशन जो है उनमें से एक ना एक एप्लीकेशन आपकी 100% बोर्ड में आती है। तो बेटा उस गॉस थ्योरम और उनकी एप्लीकेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ और इस क्या नाम है कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम एरिया वेक्टर को भी समझते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं फाई ई से डिनोट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं फाई ई से डिनोट करता हूँ, और फ्लक्स का मतलब होता है बेटा आपका फ्लो करना। क्या करना? फ्लो करना। तो बेटा उससे पहले मैं आपको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है? मैथ में आपने सभी ने देखा होगा कि एरिया जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एरिया आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इन फिजिक्स हम इसको ट्रीट करते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब सीधी सी बात है, अगर जैसे कोई ये क्यूब है बेटा और इसकी साइड ए है, और अगर मैं इसका एरिया पूछता हूँ तो सब ये मतलब इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ या साइड्स का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन की बात नहीं की, क्योंकि आपको सबको पता है बेटा जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनकी दो क्वालिटी होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एक उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। अब बात ये होती है कि सर जब आप एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कराते हो तो आप इसकी डायरेक्शन भी क्या नाम बताइए। तो डायरेक्शन का तो क्या बेटा कॉन्सेप्ट है कि हमारे फिजिक्स के अंदर दो सरफेसेस होती हैं, एक ओपन सरफेसेस, और उन ओपन सरफेसेस को मैं बोलता हूँ 2D सरफेसेस। कौन सी बोलता हूँ बेटा? 2D सरफेसेस। देखो कैसे, यहाँ से ये x, ये y, ये आपका हुआ z। अगर यहाँ पे बेटा कोई एक मैंने स्क्वायर रख दिया जिसकी साइड ये वाली भी है और ये वाली भी है, तो इन सरफेसेस को मैं क्या बोलता हूँ? ओपन सरफेसेस बोलता हूँ। यहाँ से एरिया क्या हुआ? एरिया हुआ आपका ए स्क्वायर। क्या हुआ? एरिया हुआ आपका स्क्वायर। अब बात डायरेक्शन की आती है, तो ओपन सरफेसेस के अंदर मैं यहाँ से आपको बताऊँ, ओपन सरफेसेस के अंदर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is taken as normal to the planar surface। नॉर्मल टू दी प्लेनर सरफेस की मतलब ऐसा है कि जो इसकी डायरेक्शन जो ली जाएगी ना वो क्या ली जाएगी? सरफेस के नॉर्मल ली जाएगी। अब बेटा अब जैसे आपकी ये क्या नाम है कॉपी है, ठीक है, तो इसका जो आपका नॉर्मल होगा वो बेटा आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। नॉर्मल भाई ये सरफेस, ये जो आपका स्क्वायर है ये एक्स वाई सरफेस में रखा हुआ है, मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस में रखा हुआ है। ठीक है। तो बेटा ये कहाँ रखा हुआ है? 2 डायमेंशनल सरफेस में रखा हुआ है। ठीक है।
ऐसी सरफेस को मैं ओपन सरफेस बोलता हूँ। तो यहाँ से जो आपकी डायरेक्शन ली जाएगी वो इस सरफेस के नॉर्मल होगी। नॉर्मल बाहर की ओर भी हो सकती है और नॉर्मल अंदर की ओर भी हो सकती है। जो बाहर की ओर होती उसको तो मैं आउटवर्ड क्या नाम कहता हूँ, और जो अंदर की ओर होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनवर्ड। तो क्या होगा बेटा, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो आपकी जेड एक्सिस में हो सकती है बाहर की ओर, और जेड एक्सिस में अंदर की ओर हो सकती है। अगर मैं उसको यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो वो क्या होगा, बाहर की ओर है तो के, और अगर अंदर की ओर है तो उसको मैं लिखूँगा माइनस के। भाई वेक्टर का ही तो केस था कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो आई कैप लिखते थे, वाई में है तो जे लिखते थे, जेड में है तो के लिखते थे बेटा। ठीक है, जैसे ये है आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, तो ये वाली एक्स एक्सिस होती थी यहाँ से पॉजिटिव और ये वाली एक्सिस होती थी नेगेटिव। वाई में ऊपर पॉजिटिव होता था, वाई में नीचे नेगेटिव होता था। ऐसे ही जेड में अगर मैं बाहर की ओर लेता हूँ तो वो पॉजिटिव होगा, तो वो क्या लिख दिया मैंने, के कैप, और अगर मैं अंदर की ओर लेता हूँ तो वो क्या हो गया, नेगेटिव माइनस के कैप। तो बेटा हमेशा याद रखना, ओपन सरफेसेस के अंदर जो 2 डायमेंशनल सरफेस होती हैं कौन कौन सी, जैसे आपका ये स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया आपका, क्यूब हो गया, उसके बाद शीट ऑफ पेपर हो गया, ये सारी 2 डायमेंशनल सरफेसेस होती हैं। इनमें आप जो क्या नाम है डायरेक्शन है वो आउटवर्ड भी ले सकते हो और इनवर्ड भी ले सकते हो, पर आपको जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल ही क्या नाम लेनी होंगी बेटा। ठीक है, अब बात आती है आपकी क्लोज सरफेस की। क्लोज सरफेस की, क्लोज सरफेस में मैं आपको बताऊं, जैसे आपका ये हुआ, ये ऐसे, तो बेटा अगर इस सरफेस की मेरे को अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो मैं इसमें इनवर्ड नहीं ले सकता, इसमें इनवर्ड नहीं ले सकता। क्लोज सरफेस में हमेशा जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन क्लोज सरफेस ऑलवेज टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल। मैं हमेशा बाहर की ओर लूँगा, कैसे, ऐसे बाहर की ओर। ठीक है, अगर इस सरफेस की लूँ तो कहाँ पर, ऐसे बाहर की ओर। अगर इस वाले सरफेस के लिए लूँ तो कहाँ पे लूँगा, इसकी डायरेक्शन ये। तो ये होता है बेटा आपका क्या, एरिया वेक्टर होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ये कोई सरफेस है आपकी, ठीक है बेटा, ये कोई आपकी सरफेस है, तो इस सरफेस का जो क्या नाम डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, नॉर्मल बाहर की ओर होगी। तो यहाँ से क्या हुआ, तो ये क्या है, एरिया वेक्टर। अब जैसे ये कोई स्मॉल सरफेस है ds, तो क्या हुआ, ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप। ठीक है बेटा, ये वेक्टर और वेक्टर की 2 क्वालिटी, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो ये होता है बेटा आपका क्या, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेनी होती है। कैसी लेनी होती है, हमको हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेनी होती है। तो यहाँ से अब बेटा मैं आपका फ्लक्स बताऊँ, तो फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं फाई ई से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ से क्या है आपका बेटा फ्लक्स, तो इट इज defined as the total number of field line passes normally to the plane surface, तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ से देखना कि ये कोई आपकी प्लेन सरफेस है, जिस ये में लिख दिया ds, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से नॉर्मली पास होनी चाहिए, वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हुआ बेटा, अब देखो इस ds सरफेस से अगर 1 2 3 4 5 लाइन नॉर्मली हुई पास, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है 5। कितना है बेटा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका 5। तो बेटा इस केस में क्या हुआ, तो फाई ई का फॉर्मूला क्या हुआ, फाई ई का फॉर्मूला हुआ कि ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर। ठीक है बेटा, तो मतलब जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पर और एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर पर करंट डिपेंड करता है। कैसे, यहाँ से बेटा देखना कि देखो अगर ये कोई आपका एरिया है, ऐसे इससे फील्ड लाइन क्रॉस हो रही हैं 1 2 3 4, तो फ्लक्स कितना हुआ 4। तो बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फील्ड डेंसिटी क्या नाम मैं इंक्रीज करता हूँ, तो फील्ड लाइन भी क्या नाम बढ़ेंगी, और जब फील्ड लाइन अगर बढ़ती हैं तो ज़्यादा फील्ड लाइन इस सरफेस से पास होंगी, तो उतना ही फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पर डिपेंड करता है और एरिया वेक्टर पर भी डिपेंड करता है। अगर ये एरिया अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूं, ज़्यादा बड़ा कर दूं, ऐसे अगर मैंने इस एरिया को ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होंगी, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा 4 से घटकर मतलब क्या नाम बढ़कर आपका हो जाएगा 7। तो मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पर और ds वेक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हुआ, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट के लिए क्या आता था cos थीटा, ई ds cos थीटा। ठीक है बेटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds वेक्टर। कैसे बेटा, देखिए अगर अब की बार क्या हुआ कि ये कोई अगर प्लेनर सरफेस है, ऐसे बेटा, और ये इसका क्या हुआ एरिया वेक्टर हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको ds वेक्टर। अब की बार फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस हुई बेटा, कैसे क्रॉस हुई, ऐसे क्रॉस हुई, और वो इस एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल क्या नाम है तैयार करती हैं। ठीक है, आपके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस हुई। तो बेटा देखो ये वाला कंपोनेंट, अब देखो यहाँ अब क्या नाम थीटा के 2 कंपोनेंट हुए, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा। तो बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो सरफेस एरिया से नॉर्मली पास हो रहा है। ये नॉर्मली नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता था कि किसी भी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास होनी चाहिए। तो क्या हुआ बेटा, तो अब इस टाइम पर
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो सरफेस एरिया से क्या हो रहा है बेटा, नॉर्मली पास हो रहा है। तो बेटा यहाँ से क्या हुआ, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर। यहाँ से बेटा एक बात और, जब भी किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमको क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। कौन सी क्वांटिटी मिलती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या है, फ्लक्स यहाँ पर क्या है बेटा, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी SI यूनिट क्या नाम कितनी हुई बेटा, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। कितनी हुई, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर बेटा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, इसके कुछ स्पेशल केसेस और हैं बेटा। स्पेशल केसेस हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर के बीच थीटा अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब कैसे, यहाँ से देखिए बेटा कि ये कोई सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड और इस सरफेस पर अगर मैं वेक्टर खींचता हूँ तो वो कहाँ पर, इस साइड। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ds वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम हुई। तो क्या थीटा कितना आया, 0। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका, फ्लक्स भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब फ्लक्स कितना आ जाएगा, मैक्सिमम। अगर यहाँ से थीटा, सेकंड केस में देखिए बेटा, अगर थीटा अगर कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। कैसे देखो बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस साइड, और क्यों मैंने क्या किया, किसी सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया ऐसे, ds। ठीक है बेटा। और ds का अब जो ds वेक्टर हुआ वो इस साइड हुआ, कितना हुआ, इस साइड हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू ई ds cos 90। तो फाई कितना हुआ बेटा, 0। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका बेटा गॉस एप्लीकेशन के लिए। तो इसको बेटा रिवाइज कीजिए। थैंक यू।